नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब अलग अलग नहीं होगी रेलवे, बैंक और एसएससी की परीक्षाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। फेसबुक विवाद में ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। 4 महीनों में 2 करोड़ लोगों ने गंवाई नौकरी। फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाने से नहीं छुपेगा सच। वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुनवाई टालने की दी अर्जी। कहा, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से पहले तय नहीं की जाए सजा। सुप्रीम कोर्ट में कल अवमानना मामले में सजा पर होनी है बहस। सुशांत केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी हरी झंडी। जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। और बारिश से दिल्ली का बुरा हाल, गाड़ियों पर गिरी दीवार, कई इलाकों में भरा पानी। केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को हरी झंडी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं। ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कोई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ से ये सालों से मांग उठ रही थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से उनकी परेशानी दूर होगी, उनके पैसे भी बचेंगे और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी और एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा। तो 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। 20 वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुनवाई टालने की याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सजा पर बहस होनी है। प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा है कि खुद को दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहता हूं, उससे पहले सजा तय न की जाए। हम आपको बता दें कि वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस पर विवादित ट्वीट के मामले में प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी। प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुनवाई टालने की याचिका दी है। क्या लगता है कि कोर्ट उनकी याचिका को मानेगा या फिर कल उनकी सजा पर सुनवाई होगी? देखिए हिना, आज यह अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया कि कल जो सजा पर बहस होनी है अवमानना के मामले में, उस पर बहस की जो तारीख है उसको टाल दिया जाए, क्योंकि जब उन्हें दोषी करार दिया गया, खुद को दोषी ठहराने के जो फैसले हैं उसके खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर की है और उन्होंने मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कल ही इस अर्जी पर विचार सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद सजा पर बहस होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो प्रशांत भूषण ने मांग की है वो मांग उचित नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनकी अर्जी को खारिज कर सजा पर बहस शुरू कर देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, इन्हें मौका देना चाहिए, पुनर्विचार याचिका पर विचार करना चाहिए, तो फिर सबसे पहले इनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा, उसके बाद आगे सजा पर बहस होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सीबीआई की टीम एक्टिव हो गई है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के हेडक्वार्टर में एसआईटी की मीटिंग शुरू हुई।
मीटिंग में एसआईटी हेड मनोज शशिधर के अलावा बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं। मीटिंग में जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। एसआईटी में सीबीआई के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर, आईपीएस गगनदीप गंभीर, एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करेंगे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण जी। गोपाल जी, सीबीआई का क्या होगा अगला रुख, अगला कदम क्या हो सकता है उनका? देखिए हिना, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर मुहर लगा दिया है, उसके बाद से तुरंत सीबीआई हेडक्वार्टर पर मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में मनोज शशिधर जो एसआईटी हेड हैं, जो इस जांच के लिए जिनको जिम्मा सौंपी गई है, वो मौजूद थे। और साथ ही इस मीटिंग में ज्वाइंट डायरेक्टर के अलावा आईपीएस गगनदीप गंभीर, एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव ये मौजूद थे। और ये अब दशा और दिशा तय की जाएगी कि आखिर इस मामले की तहकीकात कहां से शुरू की जाए, कैसे शुरू किया जाए, इसको लेकर के प्लानिंग बनी है। और अब सीबीआई तुरंत इस मामले में जो है जांच शुरू करेगी। हालांकि उससे पहले सीबीआई बिहार सरकार और मुंबई पुलिस से जो भी अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं इनके द्वारा, वो सबसे पहले मांगेगी, उसके बाद आगे की जांच शुरू करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे, जो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और ये पूरा मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि घटना मुंबई में हुई और पीड़ित और गवाह सभी मुंबई के हैं। सुशांत का परिवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई जांच के पक्ष में है। विकास सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच को गलत दिशा दे रखी थी। इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी, मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि हमने जो भी काम किया वो संविधान के दायरे में रहते हुए बिल्कुल सही किया। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले से देश की जनता का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मसले पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। संदर्भात कुठेतरी महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे। मला असं वाटतं की आता हा निर्णय झाल्यानंतर सीबीआय लवकरात लवकर चौकशी करेल आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाला आणि त्यासोबत त्यांच्या करोडो चाहत्यांना या माध्यमातून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आपण करूया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। अब पूरी उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और कौन लोग उनके हत्या के पीछे थे ये सब देश को मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठाई थी, सदन के अंदर और सदन के बाहर, तो एक तरह से विंडिकेशन होता है। अब हम त्वरित जांच की अपेक्षा करते हैं जो कि टाइम बाउंड हो और सच उजागर हो, जल्द उजागर हो, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन रसूखदार लोग। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागियों की परेशानी को सुनने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए आला कमान को शुक्रिया कहा। दरअसल राजस्थान का सियासी संकट थमने के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट समेत बागी विधायकों की ओर से उठाई गई शिकायतों को सुनने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकिन शामिल हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आला कमान तय करेगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। बहुत जल्द हमारी जो एक मांग थी उस पर कार्रवाई करी है और कमेटी का गठन हुआ है। एआईसीसी के 3 सदस्य की कमेटी है और वो अपने आप चर्चा कर निर्णय करेंगे कि कैसे उनको काम करना है। मेरी मुलाकात हुई थी महासचिव अजय माकन जी से दिल्ली में और उनसे मेरी अच्छी चर्चा हुई प्रदेश की स्थिति के बारे में और कमेटी अपना काम करेगी। जो हमें कहना सुनना है मैं समझता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस कमेटी के माध्यम तक आला कमान तक बात पहुँचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्दी कार्रवाई कराएंगे। सब समन्वय से काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, हमारे प्रभारी इंचार्ज, कमेटी के सदस्य सब लोग चर्चा करेंगे कि कहां पर किसको कहां इस्तेमाल करना है। ये अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे, कौन संगठन में। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के खतरे पर भी सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब पूरा फोकस कोरोना को हराने पर होगा। हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय में जो फोकस रहेगा वो कोरोना का जो बढ़ता हुआ जाल है उससे कैसे प्रदेश और देश के लोग बचकर निकल सकें। उस दिशा में काफ़ी काम किया है, लेकिन मुझे लगता है हम सबको और मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसी एक प्रकृति का प्रकोप है जिसका संघर्ष करने के लिए सबको साथ देना पड़ेगा। और आज न सिर्फ टोंक लेकिन बाकी इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर और बेहतर कैसे काम हो सकता है उस पर ध्यान फोकस करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीयों को देने का फैसला किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। देश में आज फिर एक लॉलीपॉप देने का काम शिवराज सरकार ने किया है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की एक नीति अपनाने का काम किया है। पहले भी इसी नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम करते थे। आज फिर वही काम शिवराज सरकार कर रही, जो 100% मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार को व्यापम के माध्यम से बेचने का काम किया और भविष्य को उनको कत्लेआम करने का काम किया। आज सरकार ये लॉलीपॉप देने का काम करी, कैसे उपचुनाव में सिर्फ इस बात का लॉलीपॉप दिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से ये घोषणा की है कि प्रदेश की सरकारी नौकरियां प्रदेश के लोगों को ही दी जाएगी, तब से ही विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि एक रीट पिटीशन 2377/2018 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही फैसला दे चुका है कि मध्य प्रदेश की सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन नहीं कर सकती। शर्मनाक बात है, छोटे राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, प्रदेश के नागरिक भली भांति जानते हैं कि ये धनमत की सरकार कुछ ही समय की मेहमान मध्य प्रदेश में है। फिर से कमलनाथ जी आएंगे और नौकरी के अवसरों को सृजित करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब राज्य के युवाओं को ही मौका मिलेगा। राज्य सरकार नए कानून के लिए तैयारी कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब राज्य के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्यों के आवेदकों को किसी तरह की सरकारी नौकरी में तरजीह नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं, इसीलिए सरकार नौकरी भी उन्हीं का हक होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है
मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। आज मध्य प्रदेश सरकार। अब खबर छत्तीसगढ़ से। वन कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार की पैगॉन ऐप के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। करीब 80,000 वन कर्मचारियों ने ऐप को डिलीट कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने वन कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए पैगॉन ऐप जारी किया है, जिसमें हर 3 घंटे में सभी कर्मचारियों को अपनी सेल्फी और लोकेशन देनी है। कर्मचारियों का कहना है कि हर 3 घंटे में फील्ड पर रहकर रिपोर्ट करना मानव अधिकार के खिलाफ है। सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो कर्मचारी अदालत जाएंगे। हम शासन और प्रशासन दोनों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई है वो मानव अधिकार के हनन है और निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के कर्मचारी एक होकर इसका विरोध करते हैं और आगे भी यदि हमको न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसके बाद भी अगर हमको उस पर सफलता नहीं मिली, हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से लगातार हो रही बारिश के वजह से दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया था। सड़कों पर दिन में गाड़ियों की लाइटें तक जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। शहर के निचले इलाके और सड़कें पानी से लबालब हैं। ऐसे में साकेत इलाके का एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पार्क के पास बनी दीवार बारिश की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के नीचे खड़ी कई कारें और गाड़ियां टूट गईं। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन मालिकों को कितना नुकसान पहुंचा है। बिहार के गया में हर साल लगने वाला प्रतिपक्ष मेला इस साल नहीं होगा। कोरोना को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ये निर्णय लिया है। हर साल मेले का आयोजन इसी विभाग की तरफ से किया जाता है। मंगलवार को जनहित का ख्याल रखते हुए पितृपक्ष मेला स्थगित रखने की बात कही गई है। इस साल 2 सितंबर को पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले ही राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हर साल गया जी में 6 लाख से ज़्यादा पिंडदानी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और 1 महीने तक यहाँ रहकर पिंडदान करते हैं। ऐसे में यहाँ व्यापार भी बढ़ता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन इस साल मेला आयोजित नहीं किया जाने से हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। अमरावती सेंट्रल जेल में बेल पोला का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। जेल कर्मचारियों और कैदियों ने जेल में बेलों के सींगों को रंगों से सजाया और उन्हें मखमली चादर ओढ़ाकर उनकी पूजा की। बता दें कि महाराष्ट्र में बेल पोला मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रावणी अमावस्या के दिन इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। किसानों के सखा माने जाने वाले ऋषभ राजा का त्योहार होता है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने घर में ही सादगी से पर्व मनाने के आदेश दिए थे। मध्यवर्ती कारागृहाचे खुले कारागृहाचे जे आमचा परिसर आहे त्या परिसरामध्ये आम्ही सकाळपासून बैलांची आंघोळ वगैरे केली। पोळा असं आम्हाला साजरा करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना धुवून व्यवस्थित त्यांना बैलाला शिंगाला आम्ही कलर वगैरह लावून सजावट केलेली आहे। उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों विश्व परिषद नंदा लोक जात यात्रा का आयोजन हो रहा है। सिद्धपीठ कुरूण से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। इस यात्रा का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह आपदा का आस्था
भारी है। ये वीडियो घाट क्षेत्र के कुड़म घट गांव के पास एक नदी का है, जहां पानी उफान पर है, लेकिन श्रद्धालु किसी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवा रहे हैं। चमोली में रोजाना हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आस्था आपदा पर भारी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मंगलवार शाम और रात को राजधानी बमाको में विद्रोही सैनिकों ने बड़े पैमाने पर फायरिंग की और वहां के राष्ट्रपति निवास और प्रधानमंत्री भवन को घेर कर राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया है। पूरे देश में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से पद से हटने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब हालात हिंसक हो चुके हैं। माली में उथल पुथल का माहौल आर्मी का केंद्र रहे काटी शहर से शुरू हुआ। यहां पर सैनिक शस्त्रीयगार में घुस गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को बंदी बना लिया। देखते ही देखते पूरा शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शन सड़क पर निकल आए और नारेबाजी करने लगे। यूनाइटेड नेशन ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वो बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।